संयुक्ता ब्यूटीफुल स्पॉटलेस स्किन टीम की तरफ से और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं या हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि हमारे चेहरे पे ब्राउन कलर के पैचेस नज़र आते हैं। छोटे भी ये पैचेस हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, इन्हें मेलास्मा कहा जाता है। मेलास्मा एक बहुत कॉमन क्रॉनिक स्किन कंडीशन है, खास तौर पर हमारे देश में। एक स्टडी बताती है कि इंडियन सिटीज में जब सर्वे किया गया तो पता चला कि 80% 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है स्किन कलर हेट्रोजेनिटी से पीड़ित थी और इसमें एज या जेंडर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये जो हेट्रोजेनिटी है ये ज्यादातर हाइपरपिगमेंटेड स्पॉट्स और मेलाज्मा होते हैं। इंडियन स्किन टोन की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा प्रोन है पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स के। और महिलाओं में अगर हम बात करें तो 90% महिलाएं कई बार इससे पीड़ित होती हैं या रिस्क उनमें रहता है। मेल्स भी हो सकते हैं और 20 to 30% और 40 to 65 ईयर्स ओल्ड वुमेन जो है उनके चेहरों पर कई बार मेलाज्मा देखा गया है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि मेलाज्मा या हाइपरपिगमेंटेशन जो है इसे इग्नोर ना किया जाए ये कह के कि ये तो साइन ऑफ एजिंग है। और समय रहते इसका ट्रीटमेंट किया जाए और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो भी लिए जाए। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम समझे कि आखिर मेलाज्मा है क्या। इसीलिए आज का ये सेशन है और हमारे साथ हैं जाने माने स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा। आप हमारे साथ सवाई माधोपुर राजस्थान से जुड़ रहे हैं। तो डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा से आपका परिचय हम करवा दें। आपने एमबीबीएस किया है प्रेस्टिजियस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर से और एमडी इन डर्मेटोलॉजी किया है रेनाउंड किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। और काफी कमिटेड है अपने प्रोफेशन को लेकर और एक लंबा एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज इस फील्ड में है ही। और जिस तरह की सर्विसेज वो देते हैं जो स्पेशलाइज्ड एरियाज है उसकी अगर हम बात करें तो हेयर रिस्टोरेशन टेक्निक्स जैसे पीआरपी थेरेपी, फॉलिक्यूलर यूनिट हेयर ट्रांसप्लांटेशन, उनके जो स्किल्स हम उसकी अगर बात करें तो विटिलिगो सर्जरीज, एक्ने स्कार ट्रीटमेंट्स, नेल सर्जरीज, प्रोसीजर्स फॉर फेशियल हाइपरपिगमेंटेशन और इस तरह के बहुत बड़े एस्थेटिक इंटरवेंशंस पर उनकी पकड़ है। स्किन पील से लेके बोटॉक्स से लेके लेजर प्रोसीजर्स तक। तो इन सब पर हम बात करेंगे। अ, ये सब एक्सपर्टीज है डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा की। और एक और खास बात ये है कि एक बहुत कंपैशनेट अप्रोच भी आप रखते हैं। तो आज मेलाज्मा पर बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे इस सेशन में, हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो डॉक्टर चूंकि हम मुलाज़मा पर बात कर रहे हैं और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि कई बार हमें बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में खास तौर पर दिखते हैं जिनके चेहरे पर डार्क पैचेस होते हैं, ब्राउन जी। कलर के पैचेस होते हैं और आम तौर पर उन्हें हम कहते हैं कि एज के साथ ये तो होता है या हुँ, मैं तो हुँ। डायबिटिक हूँ तो डायबिटीज के साथ भी कई बार ऐसा होता है यस कि मैम। फेस के पैचेस नजर आते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जब पता चलता है कि ये मलाज़मा है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मलाज़मा है क्या? तो मेलाज़्मा को किस तरह से आप हमें हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे? जी मैम, मेलाज़्मा को हम जैसे कॉमन लैंग्वेज में चेहरे की झाइयाँ भी कहते हैं। ये बेसिकली चेहरे पे ही होता है। बाकी अगर हम देखें तो ये नेक पे या आपके आर्म्स वाले पार्ट पे भी आ सकता है। मुख्यतः ये महिलाओं में पाया जाता है और ये हमें लाइट ब्राउन पैचेज़ या डार्क ब्राउन पैचेज़ या थोड़े-से स्लेटी कलर के पैचेज़ में दिखाई देता है। ये मुख्यतः महिलाओं में कॉमन है, बाकी ये पुरुषों में भी हो सकता है और इसके कई मुख्य कारण होते हैं, जो कि हम एक-एक करके आपको बताएँगे। जी, जी। बिल्कुल। तो आपने कहा कि बहुत सारे कारण होते हैं और ख़ास तौर पर महिलाओं में ये ज़्यादा देखने को जी मिलता है और मैम, वाक़ई जी। में हमने देखा भी है हमारी सोसाइटी में। तो महिलाओं में ख़ास तौर पर क्यों मेलाज़्मा ज़्यादा दिखता है? क्या इसके मुख्य कारण हैं डॉक्टर? जी मैम, महिलाओं में इसलिए ये मुख्य कारण है क्योंकि महिलाओं में जो सबसे मुख्य कारण देखा जाता है वो प्रेगनेंसी। दूसरा हार्मोनल चेंजेज़ जो होते हैं वो महिलाओं में कॉमन होते हैं, इसी वजह से महिलाओं में कॉमन पाया जाता है। बाकी पुरुषों में और महिलाओं में कुछ कॉमन कारण हैं जैसे कि सन एक्सपोज़र, कुछ और मेडिसिन्स होते हैं जैसे एपिलेप्टिक मेडिसिन्स, एंटी फंगल मेडिसिन्स, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि महिलाओं पुरुषों दोनों में कॉमन है। कॉस्मेटिक्स कुछ इश्यू हो सकते हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकते हैं।
बिल्कुल। एक और टर्म है, मेलाज़्मा तो एक ऐसा टर्म है जो बहुत ज़्यादा आम लोग जिसके बारे में नहीं जानते, लेकिन जी, हाइपरपिगमेंटेशन, पिगमेंटरी इश्यूज़ ये हमने बहुत सुना हुआ रहता है। जी आम तौर हाँ। पे हम बहुत आम लोगों की लेमन की अगर हम बात करें तो उनकी समझ ये होती है कि हाइपरपिगमेंटेशन हो गया है, तो झाइयाँ आ गई हैं चेहरे पे। तो ऐसे में क्या हाइपरपिगमेंटेशन, मेलाज़्मा ये एक ही चीज़ है या ये दोनों अलग-अलग हैं? मैम एक्चुअली हाइपर पिगमेंटेशन एक कॉमन टर्म है, जिसका मतलब है कि चेहरे पर कालापन होना और मेलास्मा उसका एक टाइप है। हाइपर पिगमेंटेशन के कई और कारण भी हो सकते हैं और वो ज़रूरी नहीं कि आपके चेहरे पे ही हो, वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जनरली मेलास्मा जो देखा जाए तो चेहरे के दोनों तरफ इक्वल पार्ट में देखा जाता है, जैसे दोनों तरफ गालों पर, ब्रिज ऑफ नोज़ पर, मैंडिबुलर एरिया पर, जबकि पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन जिसकी हम बात करते हैं, वो चेहरे के एक हिस्से पे भी हो सकता है। और जो मुख्य कारण जो हमने जी। मिलाज़्मा के बताए हैं, उनसे हट के कई और कारण हो सकते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के, जिसमें पहले के कभी कोई निशान रहे हों, जैसे एक्ने, स्कार्स की वजह से रहे हों, वो भी हाइपर पिगमेंटेशन का रूप ले सकते हैं। चेहरे पे किसी तरह की एलर्जी हुई हो पहले, उसकी वजह से जो निशान होंगे, वो हाइपर पिगमेंटेशन के अंतर्गत आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं डॉक्टर कि हाइपरपिगमेंटेशन एक ब्रॉडर टर्म है, एक अम्ब्रेला यस टर्म है और मेलाज़्मा में से एक मैम, है, राइट। स्पेसिफिक टर्म, यस। ये भी आपसे जानना चाहेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर कि क्या इसके कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या फिर सिर्फ़ ये हमारा स्किन ऑफ़ कोर्स अगर इस तरह के पैचेज़ नज़र आते हैं तो एस्थेटिकली कॉस्मेटोलॉजिकली तो एक इश्यू है ही। लेकिन इसके अलावा भी क्या ये कोई और भी सिम्पटम्स या कोई और भी मेडिकल इश्यूज़ लेकर आता है साथ में? जी। मैम बेसिकली ये एक जो टर्म है मिलाज़्मा वो एक जनरली हम देखे जाए तो एक एस्थेटिक इश्यू ही है। इससे आगे जाके कई लोगों में डर होता है कि कहीं ये कैंसर में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है मैम। जस्ट एक हुँ, कॉस्मेटिक इश्यू है जो अच्छा। कि सोसाइटी में हम बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं। लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी इससे लूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके आगे हुँ, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, बट इस सोसाइटी में जो इसको लेकर कई सारी भ्रांतियाँ हैं, वो मैं बताता हूँ कि उसमें आपका जो कैंसर वाला पार्ट है, वो बिल्कुल नहीं होता है। कभी इससे कैंसर जैसी कोई चीज़ डेवलप नहीं होती है। आगे जाके इससे कोई आपकी इंटरनल कोई इश्यू नहीं होते हैं। जस्ट एक कॉस्मेटिक या फिर एक एस्थेटिक इश्यू ही होता है। बिल्कुल, तो ये काफ़ी अच्छा है कि आपने ये क्लैरिटी हमें पहले ही दे दी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेलाज़्मा है तो वो कैंसर में कन्वर्ट होगा। ये अपने आप में एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन है, लेकिन अगर ये है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से संपर्क करें। उस पर भी हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे डॉक्टर, लेकिन उससे जी, पहले हमेशा कहा जाता है, खासकर मेडिकल फील्ड में, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। यस। अब अगर मुलाज़मा से हमें प्रिकॉशन लेना है, प्रिवेंट करना है या प्रोलॉन्ग करना है, तो क्या किया जा सकता है? जैसे कि आपने पूछा कि प्रिवेंशंस वाला पार्ट जिससे मिलाज़्मा डेवलप ही ना हो। तो कुछ ऐसी ची कारण है हुँ, मैम मिलाज़्मा के जिसकी वज़ह से मिलाज़्मा डेवलप होता है जिसे हम अपने लेवल पे रोक सकते हैं। जैसे कि क्रोनिक सन जी, एक्सपोज़र। तो जब भी हम लोग का इस तरह का प्रोफ़ेशन होता है कि हमें फ़ील्ड में निकलना ही पड़ता है। जैसे आमतौर के ऊपर जो कामकाजी महिलाएँ होती हैं जो घर से बाहर निकलती हैं, एग्रीकल्चर वर्क करती हैं, कोई लेबर वर्क करती हैं, तो सन एक्सपोज़र की वज़ह से उनमें मिलाज़्मा डेवलप हो सकता है। तो मिलाज़्मा डेवलप ना हो इसके लिए वह सन एक्सपोज़र को रोक सकती हैं, जिसके लिए अपने मुँह को ढक के काम कर सकती हैं या सनस्क्रीन का रेगुलर यूज़ कर सकती हैं। दूसरा कारण है मैम प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी तो अनअवॉइडेबल एविडेंस है, तो उसको हम नहीं रोक सकते तो वो वाला एक पार्ट है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्ट कई तरह की मेडिसिन्स होती हैं, अगर वो आपको हुँ। जैसे सब कुछ तरह के एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन हो गया, जाकि एंटी फंगल हो गए ग्रीसियोफल्विन या कुछ हार्मोनल प्रिपरेशन, उसका अगर हम अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको मिलाज़्मा से होने वाली कारणों से रोका जा सकता है। तीसरा हो गया मैम कुछ कॉस्मेटिक इश्यूज़। कई इस तरह के लोकल या सस्ते कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जिनकी वजह से हमारे चेहरे पे नुकसान होता है, जो कि बिना डॉक्टरी सलाह की ली जाती है। जैसे कि लंबे समय तक स्टेरॉइड यूज़ करना, लंबे समय तक हाइड्रोक्विनोन यूज़ करना, जिसकी वजह से मिलाज़्मा डेवलप हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि बिना डॉक्टरी सलाह के अपने चेहरे की झाइयों को मिटाने के लिए या गोरापन बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट ना यूज़ किए जाएँ। इन सब चीज़ों को लेकर हम को अगर कॉन्शियस हो जाएँ, तो फिर इन चीज़ों को रोका जा सकता है।
आपने एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी बात कही है डॉक्टर। और आम तौर पर क्या होता है, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है। कुछ भी हमें होता है तो हम सबसे पहले केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं और कह देते हैं, जैसे मुलाज़मा के केस में ही देख लेते हैं, तो हमको पता है कि बहुत सारे ओवर द काउंटर प्रिपरेशंस, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो ये दावा करते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन या मुलाज़मा से वो हमें निजात दिला सकते हैं। दूसरे कई तरह के ऑइंटमेंट होते हैं टॉपिकल एप्लीकेशंस के। तो ऐसे में हम सबसे पहले केमिस्ट भैया के पास जाते हैं कि भैया देखो कुछ ये स्पॉट्स आ रहे हैं, क्या करें? कुछ दे दीजिए, ये चले जाए। एक्ने के केस में तो ये बहुत आम होता है। और जैसे कि आपने बताया कि धीरे-धीरे कई बार तो इनिशियली हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और हमें लगता है बस हमें हमारे हाथ कोई वंडर क्रीम लग गई है। लेकिन यस, बाद में हमें समझ में आता है कि हम एक्चुअली वी आर फॉलिंग प्रे फॉर इट, हम उस जाल में फँसते जा रहे हैं, उसपे ट्रैप होते जा रहे हैं, हमारी स्किन को उसकी आदत सी हो गई है। और अगर अब हम उसको लगाना बंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा झाइयाँ पूरे चेहरे पर आ जाती है। तो ये जो ये ट्रैप है, इससे कैसे हम बचें? और हम में से ज़्यादातर लोग, बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है, वो जाता है इस तरफ ओवर द काउंटर प्रिपरेशंस यस, प्रोडक्ट्स के लिए। तो किस तरह से इसे और अच्छे से आप समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों हाँ। को? मैम इस बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि झाइयाँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, चेहरे पे जो झाइयाँ होती है, मिलाज़्मा जिसे हम कहते हैं, उसके लिए ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं और लोग बहुत ही जल्दी इस चीज़ से निजात पाने के लिए केमिस्ट से सलाह लेते हैं। इस बारे में ये कहना चाहूँगा मैम कि जो प्रोडक्ट होते हैं, जो झाइयों से निजात दिलाते हैं, उनको किस तरह से यूज़ किया जाए, उनको जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो उनकी सेंसिटिविटी सभी के लिए अलग-अलग तरह से होती है। किस परसेंटेज में उनको यूज़ किया जाए, ये सब बिना डॉक्टरी सलाह से अगर हम करेंगे, तो उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाती है। जैसे कि बात करना चाहूँगा मैं कि एक हाइड्रोक्विनोन जो प्रोडक्ट होता है, जो कि मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है, झाइयों के लिए उपयोगी भी है। लेकिन अगर आप उसका गलत तरह से या लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, तो उससे एक्सटर्नल ऊक्रोनोसिस टाइप की बीमारी, चेहरे की झाइयाँ जो डेवलप होती हैं, वो बहुत ही क्रोनिक इश्यू हो जाता है, जिसे मिटाना बहुत मुश्किल हो सकता है। दूसरा एक प्रोडक्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टेरॉइड, टॉपिकल स्टेरॉइड। अगर हम उसका लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, उसकी वजह से स्टेरॉइड डैमेज फेस नामक बीमारी हमारे चेहरे पे डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन में एट्रोफी होना, पिगमेंटेशन होना एंड स्किन में थिनिंग होना, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। शुरू में अगर हम शॉर्ट टर्म में उसका यूज़ करते हैं, तो उसके अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, लेकिन केमिस्ट को ये नहीं पता होता या वो कभी भी पेशेंट को ये नहीं बताता कि इसका शॉर्ट टाइम में यूज़ किया जाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी हम ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो हमें सन प्रोटेक्शन रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इन सब प्रोडक्ट से स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इस दौरान अगर हम सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते हैं, तो फेस डैमेज होता ही चला जाता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप मिलाज़्मा का ट्रीटमेंट लें, तो बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं करें। बिल्कुल। और सनस्क्रीन पर भी विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ने जिस तरह से कहा कि आम तौर पर क्या होता है, जब भी हमारे चेहरे पर कोई भी किसी भी तरह का इश्यू होता है, हम बहुत लाइटली उसे लेते हैं। हम सबसे पहले किचन में कुछ होम रेमेडीज़, कुछ नुस्खे अपना लिए, ओवर द काउंटर कोई प्रिपरेशन ले लिया। आजकल इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और यस, यस। उनके पास क्विक फिक्स है, हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और स्किन और हेयर को लेकर तो ढेर सारे सॉल्यूशंस लोगों के पास है, और हम सबको मानने लगते हैं, जिसने जो बोल दिया हमने करके देख लिया। इन सब में क्या होता है, हम अपना बहुत सारा समय, अपनी एनर्जी, अपना पैसा और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी स्किन, हमारी हेल्थ को यस, रिस्क पर रखते हैं। और अल्टीमेटली जब, जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वापस हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। लेकिन तब तक जो प्रॉब्लम थी, वो तिल का तहाड़ बन जाना, दिल का पहाड़ बन जाना, ये हो जाता है कि बहुत छोटी प्रॉब्लम पहले ही आप डॉक्टर के पास चले जाते, वो ठीक हो जाती। लेकिन अब हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी स्किन, अपना हेल्थ, अपने पैसे सब बचाएँ। सबसे पहले एक स्किन एक्सपर्ट के पास जाएँ, एक क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाएँ। सनस्क्रीन पर बहुत एम्फेसिस आपने दिया डॉक्टर, और आपका कहना है कि यस, सनस्क्रीन एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे भी बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के दौरान भी सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश में फैक्ट यही है, हम सब जानते हैं कि जिस कंडीशन में हम रहते हैं, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी
अ, अभी भी 67% ऑफ पॉपुलेशन है हमारे देश का जो सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ नहीं करता है। हमें यस, लगता है अगर बीच वेकेशन पे जा रहे हैं तो ही सनस्क्रीन लगाना है, अगर बिल्कुल बाहर धूप में रह रहे हैं तो ही सनस्क्रीन लगाना है। री-एप्लीकेशन, अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन टू बी अप्लाइड ये सब तो हमारे लिए ज़्यादा मायने ही नहीं रखता। तो ऐसे में डॉक्टर वो पूरी पॉपुलेशन जो अभी भी सनस्क्रीन को एक रेगुलर स्किन केयर रेजिम के टाइप से यूज़ नहीं कर रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सनस्क्रीन की इम्पोर्टेंस को लेकर? हाँ जी मैम, जिस तरह की कंट्री में हम रह रहे हैं, वहाँ हम लोगों का सन एक्सपोज़र बहुत ही कॉमन होता है। तो ऐसे में हमें रेगुलर सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, लेकिन वो भी मैं मेरा ये कहना है कि बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं करनी चाहिए। देखिए, सनस्क्रीन का मतलब ये नहीं है कि आप अगर सन एक्सपोज़र हो जा रहा है, तो ही आप सनस्क्रीन यूज़ करें। आप अगर ऑफ़िस वर्किंग हैं, तो भी आपके ऑफ़िस में ब्लू लाइट्स हैं या फिर आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे काम करते हैं, टैब पे काम करते हैं, तो भी उसकी जो लाइट होती है, उससे भी आपको बचने के लिए सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है। सनस्क्रीन का एक हुँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि आपके फेस की एजिंग कम हो जाती है। सेकंड, अगर हम जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं मिलाज़्मा, तो मिलाज़्मा का ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जब भी आप इसके लिए डीपिगमेंटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, उसके बाद हमें सन एक्सपोज़र जैसे ही होता है, तो हमें उससे बचना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि डीपिगमेंटिंग एजेंट हमारी स्किन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जो कि सन एक्सपोज़र होने पे और ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए सन एक्सपोज़र में हमें सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और रही बात आपकी सन एक्सपोज़र होने के बाद सनस्क्रीन यूज़ करने की, तो सनस्क्रीन अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग टाइप की मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। जैसे आपका ब्रॉडर हुँ, पार्ट है, आपके आर्म्स हैं, हैंड्स हैं, लार्ज एरिया में यूज़ करने की आपको लोशन फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। किसी की ऑयली स्किन है तो हमें जेल फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। किसी की अगर ड्राई स्किन है तो हमें क्रीम फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको आप मैं उनको फिज़िकल सनस्क्रीन यूज़ करने की सलाह दूँगा। कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर कुछ सोशल पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि वो मैट फिनिश वाली सनस्क्रीन यूज़ करें। और एसपीएफ भी हुँ, अलग-अलग आपने सुना होगा एसपीएफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अगर आपका सन एक्सपोज़र कम है, जी। तो आपको लो एसपीएफ वाली भी आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली या बहुत ही हाई सन एक्सपोज़र वाले एरिया में जाते हैं, तो आप उसके लिए हाई एसपीएफ वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सनस्क्रीन कुल मिला के बहुत ज़रूरी है और ये रोज़ और री-एप्लीकेशन, अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन टू बी टेकन डेफ़िनेटली, ये सब ध्यान में रखते हुए हमें ये करना है। कई ऐसे लोग हैं डॉक्टर जो कहते हैं कि मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ तो मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है और आई फील वेरी डल, माय स्किन फील्स वेरी डल या फिर ऑलरेडी मेरे जी, स्किन पे कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक्ने है, दूसरी चीज़ें उसके ऊपर मैं क्यों उसको लेयर अप करूँ सनस्क्रीन से, ऐसे तमाम तरह के एक्सक्यूज़ेज़ नॉर्मली हम देते हैं। या मैं तो यस। बाहर जा ही नहीं रही हूँ, मैं तो वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो इसका क्या आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, मैम जैसे कई लोग होते हैं जिनका आपने बताया जैसे कि जिनको एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैम हाँ। मार्केट में या डॉक्टरी सलाह के बाद हम कुछ इस तरह की सनस्क्रीन आपको रिकमेंड कर सकते हैं, जो कि नॉन कोमेडोजेनिक होती है। इट मीन्स वो एक्ने में भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो इवन मॉइस्चराइज़र का भी काम करती है और आपको सन प्रोटेक्शन वाला फैक्टर भी प्रोवाइड करती है। कई लोग होते हैं जिनकी ऑयली स्किन है, तो हम उनको जेल फ़ॉर्म वाली सनस्क्रीन यूज़ करने की सलाह देते हैं। क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन है, अगर वो क्रीम फ़ॉर्म वाला यूज़ करते हैं, तो डेफ़िनेटली उनको स्वेटी फ़ील होता है हमेशा। जिनकी हुँ, ड्राई स्किन है, वो क्रीमी फ़ॉर्म वाली सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको सनस्क्रीन कब यूज़ करनी चाहिए, तो मैम कुछ सनस्क्रीन इस तरह की होती है, जो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में कुछ ही टाइम यूज़ करनी होती है। जैसे 8 टू 12 आवर्स में सिंगल टाइम यूज़ करनी होती है। कई सनस्क्रीन इस तरह की होती है, जो आपको एवरी 2 आवर्स में अप्लाई करनी होती है। इवन मेरी सलाह ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, उससे आधे से 1 घंटा पहले सनस्क्रीन लगा के जाएँ, ताकि उसके अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिल सकें। बिल्कुल। तो इन छोटी-छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे और एक रेगुलर जो हमारा स्किन केयर रूटीन है, उसमें अगर सनस्क्रीन को इंक्लूड करेंगे, तो उसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और जैसा कि डॉक्टर ने एक और बात कही थी कि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, तो इसे एक एंटी एजिंग क्रीम के तौर पे भी आप देख सकते हैं और अगर आपको अपने डेफ़िनिटली, लिए सही सनस्क्रीन नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ गो एंड कंसल्ट योर डर्मैट क्योंकि आपके स्किन कंडीशन के हिसाब से, आपके वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से, आपकी डेली रूटीन के हिसाब से डॉक्टर एक अच्छा सनस्क्रीन आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जो अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होगा और जब वो आपको मिल जाएगा, तो आपको लगेगा, अरे! ये तो बेस्ट थिंग है।
तो इसलिए फिर उसे आप लगातार यूज़ करते रहेंगे और करना भी चाहिए। अब जब एक पेशेंट डॉक्टर जिन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनके चेहरे पर स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, शायद वो अभी नहीं जानता कि ये मेलाज़्मा है, क्या है, वो आपके पास आते हैं कि ये हो रहा है। तो क्या सिर्फ़ क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन से आप बता देते हैं कि ये मेलाज़्मा है या फिर उसके लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं डायग्नोज़ करने के लिए? देखिए मैम बेसिकली मिलाज़्मा एक क्लिनिकल डायग्नोसिस ही है, जिसे हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करके ही आपको डायग्नोज़ कर सकते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन अगर हम डीपली ये जानना चाहें कि ये पिगमेंटेशन स्किन की कितनी डीप लेयर में है, तो हम डर्मेटोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन भी कर सकते हैं। बेसिकली मिलाज़्मा जो होता है 3 तरह का होता है मैम, डर्मल, एपिडर्मल एंड मिक्स। एपिडर्मल मिलाज़्मा हम बोलते हैं कि आपकी स्किन की अपर लेयर्स में ही होता है। डर्मल मिलाज़्मा आपकी थोड़ी डीपर लेयर्स में होता है, जो कि ग्रे कलर का हमें ऊपर से दिखाई देता है। जबकि मिक्स कलर का जो दिखाई देगा आपको वो लाइट ब्राउन कलर का दिखाई देगा। वो बेसिकली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस ही है जिसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोस कर सकते हैं। इसके हुँ, लिए कोई स्किन बायोप्सी का या वैसा कोई ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन हुँ। अगर हम रिसर्च लेवल पे देखें तो स्किन बायोप्सी से भी इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। और जब डायग्नोसिस हो जाता है, उसके बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है डॉक्टर? हाँ, मैम बेसिकली इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है कि आपका पिगमेंटेशन कितना डीप है, उस पे डिपेंड करता है मैम। अगर बहुत ही सुपरफिशियल है, तो हम बेसिकली जो 3 इसके बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, जिनमें मैं बताना चाहूँगा आपको हाइड्रोक्विनोन, एक आपका ट्रेटिनोइन, एक आपका स्टेरॉइड। इसका कॉम्बिनेशन हमें देते हैं, जो कि डॉक्टरी सलाह के बाद ही लिया जाना चाहिए। उसे किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, उसके साथ आपको और क्या जो होते हैं कि आपको प्रिकॉशंस रखने होते हैं, जैसे सनस्क्रीन, कुछ फेस वॉशेज़ भी हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ में कुछ ओरल ट्रीटमेंट भी हम आपको दे सकते हैं। साथ में जो उसका रूट कॉज़ है, आपकी हिस्ट्री से हमें पता लगता है कि अगर आपका सन एक्सपोज़र है, तो उसको अवॉइड करना है। किसी तरह का ट्रीटमेंट आप पहले से ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मिलाज़्मा डेवलप हो सकता है, तो वो भी हम अवॉइड करने के लिए या उसका रिप्लेसमेंट आपको बता सकते हैं। किसी तरह का कोई आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया हो, उसकी वजह से ये डेवलप हुआ हो, तो उसको भी हम अवॉइड करने के लिए सलाह देते हैं। चौथा, किसी तरह का पहले से कोई कॉस्मेटिक्स आप यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेवलप हो, उसके लिए भी हम आपको बता सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से ट्रीटमेंट जो है इसका संभव है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या ये परमानेंटली जाएगा? ये जो मेलाज़्मा है ये परमानेंटली इससे हमें छुटकारा मिल पाएगा? उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जी मैम जैसे मैंने आपको मिलाज़्मा का ट्रीटमेंट बताया, ये बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट होता है। अगर ये डीपर लेयर में है, तो हम कुछ स्ट्रॉन्ग डीपिगमेंटिंग एजेंट जो कि केमिकल पीलिंग की फ़ॉर्म में हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो मंथली मैम ट्रीटमेंट किया जाता है उसका। मंथ में 1 बार ऑलमोस्ट वन्स इन अ 4 वीक हम केमिकल पीलिंग करते हैं। उसमें डिफरेंट काइंड के एजेंट्स होते हैं, जैसे मैंडेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। वो केमिकल पीलिंग हम डिफरेंट कंसंट्रेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। उसके भी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं मैम। ये सेकंड लाइन ट्रीटमेंट होता है। थर्ड लाइन ट्रीटमेंट में हम लेज़र से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। रही बात जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि ये परमानेंट जाएगा कि नहीं? मैम एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद जो लोग सेंसिटिव हैं और जो इनके रूट कॉज़ है मिलाज़्मा के, उनको अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर सनस्क्रीन यूज़ करना, रेगुलर इसके जितने भी कॉजेज़ हैं उनको अवॉइड करना, जैसे सन एक्सपोज़र, कई तरह की मेडिसिन्स एंड प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो, एंड थर्ड होता है कि कुछ हार्मोनल प्रिपरेशन आप पहले से आप ले रहे हैं वो, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, उन सबको आपको अवॉइड करना होता है और रेगुलर आपको सन प्रोटेक्शन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा अदरवाइज़ प्रे ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट आपको ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप इन सब रूट कॉज़ के कॉन्टैक्ट में आएँगे, ये फिर से डेवलप होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल। चूँकि आपने ये बार-बार इसका मेंशन किया है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स जो है वो काफ़ी रिस्क पर होती हैं और कई बार हम यस, देखते हैं डॉक्टर कि प्रेग्नेंट वुमेन को जब मेलाज़्मा होता है, एक तो सबसे बड़ी बात कि उनको कोई भी दवाई नहीं दी जा सकती। मतलब देने से पहले डॉक्टरी सलाह तो बहुत ही ज़रूरी है। जी मैम, ओवर द जी मैम। काउंटर मेडिसिन्स तो बिल्कुल भी नहीं है। कई ऐसे टॉपिकल क्रीम्स होते हैं जिनमें साफ-साफ लिखा होता है इफ द पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग तो वो ये दवाई ना लें। एक इसलिए यस, सबसे ज़रूरी तो ये है कि हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें ये बताएँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ दैट्स इट्स अ बिग नो नो फॉर ओवर द काउंटर मेडिकेशन। दूसरा
अगर मेलाज़्मा है, कई बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम वो अपने आप ही चला जाता है मेलाज़्मा। कई बार वो रह भी जाता है, तो ऐसे में वो क्या करें क्योंकि कुछ भी दवाई उन्हें अचानक से ऐसे दी नहीं जा सकती, तो किस तरह से जी। ट्रीटमेंट फ़ॉलो करें? मैम एक्चुअली प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन बॉडी में बनता है जिसे एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से स्किन में पिगमेंटेशन बढ़ता है मैम। उसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड मेलास्मा कहते हैं हम। तो जब भी आपके यहाँ जब प्रेगनेंसी होती है फीमेल्स में, तो एस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट में मेलास्मा डेवलप होता ही है। तो प्रेगनेंसी के बाद वैसे भी एस्ट्रोजन की जो कंसंट्रेशन होता है बॉडी में वो कम होता जाता है, तो कई लेडीज़ में ये कम हो जाता है, नहीं होता है तो हम प्रेगनेंसी के बाद इसका ट्रीटमेंट करते हैं। रेगुलर प्रेगनेंसी टाइम में आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डिपिगमेंटिंग एजेंट जो होते हैं ओरली वो हम चाहते हैं कि वो अवॉइड करे पेशेंट। सिर्फ़ आपको टॉपिकल एप्लीकेशन से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते बिल्कुल। हमारे साथ हमारे एक व्यूअर हैं राहुल बत्सवार, उनका सवाल है कि क्या मेलाज़्मा में स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करना सेफ़ है? हैं। जैसा मैंने अभी बताया था कि स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट बिल्कुल हम यूज़ करते हैं और ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, टॉपिकली जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने 3 प्रोडक्ट स्पेशली आपको बताए थे, हाइड्रोक्विनोन, स्टेरॉइड एंड ट्रेटिनोइन। तो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है बेसिकली। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसको जैसे हम मेरी सलाह ये होती है कि उस प्रोडक्ट को केवल रात में ही यूज़ किया जाए, केवल स्पॉट्स पे यूज़ किया जाए, साथ में सन प्रोटेक्शन भी रखा जाए, कुछ ओरल ट्रीटमेंट भी हम देते हैं साथ में। साथ में सन प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फेस वॉशेज़ की फॉर्म में भी हम कुछ लैक्टिक एसिड, मंडेलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड, इवन सैलिसिलिक एसिड भी हम देते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट के किस लेवल पर मिलाज़्मा है, एपिडर्मल, डर्मल और मिक्स्ड। तो लाइट डिपिगमेंटिंग एजेंट इज़ अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मेलास्मा। बिल्कुल। लेकिन जो भी करना है डॉक्टरी सलाह के बाद ही बिल्कुल, करना है, बिल्कुल। डॉक्टर आपको बताएँगे, आपको खुद से कुछ नहीं करना है। हुँ, ए राजू हमारे साथ हैं, उनका सवाल है, देयर आर लाइफ़स्टाइल चेंजेस दैट कैन हेल्प मैनेज मेलाज़्मा, तो लाइफ़स्टाइल चेंजेस के ज़रिए भी हम डेफ़िनेटली, मैनेज कर सकते हैं? डेफ़िनेटली। लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ जैसे कि सन एक्सपोज़र आप कम से कम करें। जब भी आप ऑफ़िस में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सनस्क्रीन यूज़ नहीं करनी है। इंफ्रारेड एंड ब्लू लाइट प्रोटेक्टेड सनस्क्रीन भी इस ब अभी मार्केट में आने लगी हैं, तो वो आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग सोचते हैं कि हम तो घर में ही हैं अभी या वेदर क्लाउडी है, तो ऐसी कंडीशन में यूवी लाइट्स फिर भी अर्थ को टच करती है, तो वो आपको और ज़्यादा डैमेज कर सकती है फेस को। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ में जैसे कि हम कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट विदाउट डॉक्टरी एडवाइस करते हैं, तो वो हमें नहीं करने चाहिए। ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हम कई बार यूज़ करते हैं। देखिए, सबकी स्किन की कंडीशन अलग-अलग टाइप की होती है, स्किन की सेंसिटिविटी अलग-अलग टाइप की होती है। तो कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट जब भी आप यूज़ करते हैं, तो हमेशा डॉक्टरी सलाह के बाद ही यूज़ करें, ताकि मिलाज़्मा डेवलप होने के चांसेस कम से कम हो। बिल्कुल। और डॉक्टर चलते-चलते इस सेशन को कंक्लूड हम करें उससे पहले कोई टेक होम मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? जी मैम, मिलाज़्मा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में अभी हो गया है, जो कि इवन मेल एंड फीमेल्स दोनों में ही है। तो मेरा टेक होम मैसेज यही है कि इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही कॉमन इश्यू है और जिसका बहुत अच्छे से इलाज संभव है, जो कि डॉक्टरी सलाह के बाद ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आप डॉक्टरी सलाह ना लेके अपने लेवल पे होम रेमेडीज़ से या फिर डायरेक्टली केमिस्ट से कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। तो मेरी सलाह ये है कि इस चीज़ के लिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, अपने नियरेस्ट कोई अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ और अपना ट्रीटमेंट करवाएँ और जैसा रेगुलर वो फ़ॉलो-अप के लिए बुलाते हैं, आपको डेफ़िनेटली जाना चाहिए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उसके बाद डेफ़िनेटली आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि हम जैसा कि पहले भी हम कह रहे हैं कि होम रेमेडीज़ पे या ओवर द काउंटर मेडिकेशन पे या इन्फ्लुएंसर्स क्या बोल रहे हैं, वो उस पर ज़्यादा रिलाय ना करें। हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएँ क्योंकि डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है और सही ट्रीटमेंट सही समय पर ये भी होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुअली बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सुबह उठे और पूरे चेहरे पे आपको मेलाज़्मा दिखा, वो तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जी, जी। बढ़ता है, तो क्यों हम उसे बढ़ने और फैलने दें, है ना डॉक्टर? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है डेफ़िनेटली। कि जब हमें इनिशियली लग रहा है कि कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है हमारी स्किन पे, चाहे वो कुछ भी हो, प्लीज़ गो टू द करेक्ट पर्सन व्हिच इज़ अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट इन केस ऑफ स्किन और हेयर।
थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई और मेलाज़्मा क्योंकि इतना एक कॉमन क्रोनिक स्किन कंडीशन है, लेकिन अवेयरनेस उस लेवल पर नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि लोग समझें कि वो क्या है, क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, किस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब पर बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड व्यूअर्स आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया आज के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। कनेक्टेड रहिएगा हमारे ब्यूटीफुल स्पॉटलेस स्किन पेज पर। थैंक यू। हैव अ गुड डे। गुड बाय।